एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, सेंसस एंड सिंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि हम डेटा को कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या सोर्सेज हैं, क्या मेथड्स हैं। अब कुछ दो मेथड्स और हैं, दैट इज़ सेंसस और सैम्पल मेथड, जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी ही हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कुछ बेसिक टर्म्स से। ओके, सबसे पहले आपको समझने की ये ज़रूरत है, अगर देखो आप कहीं स्टडी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे। मान लो लेटर सपोज आपको आपके स्कूल में स्टडी करनी है, ठीक है। आपको आपके स्कूल के स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स की। आपकी 11th क्लास में 6 सेक्शंस हैं, हर किसी में 30-30 बच्चे हैं। कितने हो गए टोटल 11th क्लास में? 180 स्टूडेंट्स हो गए। अब आपको 180 स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है। तो आपके पास आपको स्टडी किसकी करनी है, किस चीज़ की करनी है कि ये कह लो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। तो या तो आपके पास एक ये ऑप्शन है कि आप 180 बच्चों से जाकर के पूछो कि भाई तुम्हारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप थोड़े से बच्चों का एक ग्रुप उसमें से निकाल लो। जैसे 180 में से मान लो आपने 50 बच्चे निकालिए, सिर्फ 50 से पूछ लो। उन 50 का जो एक्चुअल रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पर आप कंक्लूजन ड्रॉ कर दो। दो ऑप्शन हुए कि नहीं, आपके पास दो ऑप्शन हुए। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं, ये दो मेथड्स जो हैं, इन्हीं को हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं। एक का नाम है सेंसस मेथड और एक का नाम है सैम्पल मेथड। तो अभी सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड होते क्या है, देखो जब हम बात करते हैं आपके मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन की, ठीक है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तो हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। एक है हमारे पास सेंसस मेथड और दूसरा हमारे पास आता है सैम्पल मेथड। ओके, तो सेंसस मेथड, सैम्पल मेथड अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेंसस मेथड मैंने बता दिया शॉर्ट में कि सेंसस मेथड क्या होता है, जब हम पूरे सबकी 180 बच्चों की अलग अलग स्टडी करेंगे। और सैम्पल मेथड जब हम थोड़ा सा सैम्पल निकाल लिया और फिर उसके बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब क्या होता है सेंसस मेथड अभी हम आगे पढ़ेंगे। सैम्पल मेथड में कुछ दो टर्म्स आते हैं, या फिर आप कह लो सेंसस मेथड में, सैम्पल मेथड में नहीं, एक्चुअली आपके स्टैटिस्टिक्स में ही दो टर्म्स आते हैं, जो कि है हमारा, एक है हमारा यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं पॉपुलेशन के नाम से। एक दो तीन टर्म्स हैं, कुछ यूनिवर्स, पॉपुलेशन बोलते हैं। एक है हमारे पास आइटम और एक है हमारे पास आपका सैम्पल, ठीक है। तो सिंपली जो पूरा आपका एरिया ऑफ स्टडी है उसमें जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, आइटम क्या है, जिनकी स्टडी करनी है, यानी कि जो 180 बच्चे हैं ना, वो अलग अलग क्या हैं, आइटम्स हैं। ओके, 180 बच्चे आइटम्स हो गए। अब उन 180 बच्चों को मिला करके जो भी आपका एरिया ऑफ स्टडी बन रहा है वो आपकी पूरी पॉपुलेशन है। आपको 180 बच्चों की स्टडी करनी है, यानी कि वो आपका पॉपुलेशन है, वो आपका यूनिवर्स है। अब उसमें से आपने कितने बच्चे निकाले थे? 50 बच्चे निकाले थे एज अ सैम्पल। जैसे हम ब्लड सैंपल लेते हैं ना, तो आपने सैम्पल की तौर पर 50 बच्चे निकाले थे, तो 50 बच्चे आपको सैम्पल कहलाएंगे। तो अगर देखो मैं डायग्रामेटिकली, सिंपली ये सबको मत समझो, इतना दिमाग लगाने की वैसे ज़रूरत है नहीं है। एक डायग्राम अपने दिमाग में रखो, सिंपल। ये था आपका पूरा क्या है, इसमें मान लो ये हैं बहुत सारे, ये 180 हैं, लेट अस सपोज ये क्या है, 180 आइटम्स हैं, ये हो गया 180। अब ये जो 180 क्या है, ये आपके इंडिविजुअल आइटम्स कहलाएंगे। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये 180 क्या है, आइटम्स हैं आपके। इस पूरे को मिला करके, 180 आइटम्स को मिला करके आपका क्या बन रहा है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, या फिर जिसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं। अब इसमें से आपने क्या किया, थोड़े से बच्चों को निकाल लिया था। ये कितने हो गए, 50 स्टूडेंट्स को निकाला था। ये आपका कहलाएगा सैम्पल। यही 3 पॉइंट्स से समझने थे, एक था आपका आइटम्स, एक था आपका सैम्पल और एक है आपका यूनिवर्स या पॉपुलेशन।
तो जैसे कि आपके क्लास में क्या है, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट्स तो हो गए आइटम्स, सबको मिला के क्या बन रही है, क्लास बन रही है, वो हो जाएगी पॉपुलेशन। उसमें से आप 10 बच्चे निकाल लो, मान लो आपके स्कूल का कोई कंपटीशन है बाहर, आप वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे आपकी क्लास को, 11th क्लास को, तो वो 10 बच्चे सैम्पल हो गए। सिंपली बस एक ये डायग्राम जैसा याद रख लो, ठीक है। यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से हम सैम्पल निकालते हैं, हर इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, हम आइटम कहते हैं। यूनिवर्स और पॉपुलेशन, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन क्या होता है, it includes all those items about whom we want to obtain the data, we want to obtain the information, यानी कि जिसकी अपने को स्टडी करनी है, उसमें सारे आइटम्स आ जाते हैं यूनिवर्स में, पॉपुलेशन में, जिनके बारे में हमको डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। और सैम्पल क्या होता है मैंने बता दिया, हम थोड़ा सा मतलब कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स को बाहर निकालते हैं, उसकी स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पर हम पूरा एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो अब हम ये जो सेंसस मेथड है और सैम्पल मेथड है, इन दोनों को ही थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि हमारा सेंसस मेथड क्या होता है। देखो नाम से समझ आ रहा है, सेंसस का मतलब क्या है, जनगणना करना। अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, हमारी कंट्री में इनफैक्ट हर कंट्री में सेंसस होता है, यानी कि हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो पॉपुलेशन काउंट करती है अपनी अपनी कंट्री की। तो सेंसस मेथड में भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा पॉपुलेशन है जिसकी हमको स्टडी करनी है, हम उसकी एक एक आइटम की स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं ना हमने कुछ पॉपुलेशन निकाल ली, उसकी स्टडी कर ली, उसके बेसिस पर पूरा आपका कंक्लूजन जनरलाइज कर दिया, ऐसा तो नहीं करते। हम एक एक बंदे से जा कर के उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हर किसी से पूछते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। इसी तरह सेंसस मेथड का नाम भी मतलब इसी मेथड का इसीलिए रखा गया है क्योंकि हम उसमें हर हर आइटम की स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपली सेंसस मेथड आपका कौन सा मेथड होता है, इन विच द डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द स्टडी या फिर इन्वेस्टिगेशन। पॉपुलेशन यूनिवर्स आपको पता चल गया, समझ आ गया। तो आपकी जो भी पॉपुलेशन है, यानी कि जिस भी लोगों की आपको स्टडी करनी है, मान लो 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों को आप पूरा स्टडी करो, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि 10 में से 4 उठा लिए, चारों के बारे में स्टडी कर ली, फिर आपने एक कंक्लूजन बता दिया, नहीं ये नहीं करना है। आपको 10 की अलग अलग स्टडी करनी है, इंडिविजुअल स्टडी करनी है, यानी कि हर आइटम इज़ स्टडीड अंडर दिस मेथड, ठीक है। कौन सा, सेंसस मेथड। इस मेथड को आप इसी एग्जाम्पल को लेकर समझना, ये जो आपका असली वाला सेंसस होता है ना, पॉपुलेशन सेंसस, वो वाला, ठीक है। अब देखो ये सूटेबल कहाँ पर है, सिंपली ये सूटेबल कहाँ पर है। अगर हम देखें सेंसस मेथड, स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन अगर हमारे पास है तो ये ज़्यादा सूटेबल है। अगर कम लोग हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा लोग होंगे तो आप कैसे कितने टाइम तक स्टडी करते रहोगे, एक एक इंडिविजुअल की नहीं कर पाओगे, एक एक आइटम की स्टडी। तो अगर स्मॉल साइज़ है तो ये सूटेबल है। पर ये जो हमारा असली वाला सेंसस होता है ना, वो एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत होती है, हमको करना ही पड़ता है, वहाँ पर एक एक इंडिविजुअल की स्टडी करनी ही पड़ती है। तो उसको अभी यहाँ पर हटा दो। आप यहाँ पर ये याद रखोगे कि कब पॉसिबल नहीं तो या फिर सूटेबल है, जब आपके पास स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है। दूसरी चीज़, जब आपके पास जो पॉपुलेशन में आइटम्स है ना, वो वाइडली डाइवर्स हैं, मतलब अलग अलग आइटम्स हैं, अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्योंकि अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अगर सेम चीज़ें होती, तो आप क्या करते हैं, आपने तो थोड़ा पॉपुलेशन, थोड़ा सा सैम्पल निकाल लेते, फिर आप आइडिया जनरलाइज कर देते। पर आपको अलग अलग सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। तो एक तो स्मॉल साइज़ और एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हैं। तीसरी चीज़ की इंटेंसिव एग्जामिनेशन करनी है, आपको प्रॉपरली हर एक आइटम को पढ़ना है, उसकी इंटेंसिव एग्जामिनेशन, इंटेंसिव स्टडी करनी ज़रूरी है, तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे कि हम असली सेंसस में करते हैं। असली सेंसस में भी तो अपन यही करते हैं, पॉपुलेशन सेंसस जो होता है, जनगणना, उसमें हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको इंटेंसिव एग्जामिनेशन करनी पड़ती है। और अगर हमको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली उस आइटम की स्टडी कर रहे हैं अपने सामने, तो ऑब्वियसली हमको एक्यूरेट और रिलायबल डेटा मिलेगा। तो अगर अपने को एक्यूरेट और रिलायबल डेटा चाहिए तो वी विल प्रेफर सेंसस मेथड। तो स्मॉल साइज़ होना चाहिए, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंसिव एग्जामिनेशन, रिलायबल और एक्यूरेट डेटा। अब बताती है इसके मेरिट्स के। मेरिट्स क्या है, सो पॉइंट नंबर 1 इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा है। ऑब्वियसली ये जस्ट अभी हमने पढ़ा।
दूसरी चीज़ लेस बायस्ड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग जो स्टडी कर रहे हो, आप बायस नहीं होगे, आपको प्रॉपर अच्छी से इन्वेस्टिगेशन करनी आपकी ज़रूरत है। आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हो, साथ साथ आप इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हो हर आइटम की, तो बायसनेस नहीं होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। हमें इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन तो चाहिए थी, इंटेंसिव स्टडी तो करनी थी, हमको एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जैसे कि मतलब ये कह लो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। जैसे अब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो गिनते तो हम सिर्फ पॉपुलेशन ही है, पर पॉपुलेशन काउंट के साथ साथ हमको और भी चीज़ें पता चलती हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, लिटरेसी का डेटा, आपका सेक्स रेशियो, जेंडर रेशियो, आपका इलिटरेसी का डेटा, ये सारी चीज़ें भी तो पता चलती है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है क्योंकि हम इंडिविजुअली सबकी स्टडी कर रहे हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आपको पता चल गया। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबकी, तो सबकी स्टडी हो ही जाती है, ये इसका फ़ायदा है क्योंकि हम इंडिविजुअली सबको पढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली आपको हर एक आस्पेक्ट को समझना पड़ता है ना। जैसे मान लो कोई एक ऐसा चैप्टर आ गया आपके पास जो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है आपको, तो आप उसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ोगे, एक एक शब्द और एक एक डेफिनेशन समझ करके। इसी तरह अगर कोई कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है तो आपको बारीकी से इंडिविजुअल आइटम्स को स्टडी करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सेंसस मेथड। फिर आता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी यही समझ लो कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमको इनडायरेक्टली मिल जाती है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, आपका सेक्स रेशियो, इलिटरेसी का रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मिल जाती हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं किसके, सेंसस मेथड के। अब बात आती है इसके डीमेरिट्स क्या है। ऑब्वियसली डीमेरिट्स भी कुछ होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली क्यों? क्योंकि आपको हर किसी को स्टडी करना है। कॉस्टली मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा ज़्यादा जा रहा है, मतलब टाइम भी ज़्यादा जा रहा है, आपके एफर्ट भी जा रहे हैं, पैसा भी जा रहा है। तो कुल मिला के हर किसी की जब अलग अलग स्टडी करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे सेंसस में हमारे टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन सेंसस में, तो ये कॉस्टली पड़ जाता है। दूसरा, लार्ज मैन पावर चाहिए इसके लिए। लार्ज मैन पावर क्यों चाहिए? क्योंकि आपको हर किसी की अलग अलग स्टडी करनी है, तो लार्ज मैन पावर तो ऑब्वियसली चाहिए, वही तो हर बार अवेलेबल नहीं होती है। तीसरा है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस। ये तो हमने समझ ही लिया, क्योंकि ये सूटेबल है स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन के लिए, तो ये लार्ज साइज़ ऑफ पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं है, और यही इसका एक डिमेरिट है। हाँ, हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, जो हमारा असली पॉपुलेशन सेंसस है, मैं बार बार बोलूँगी, वो हम लार्ज साइज़ में ही करते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरत होती है। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये सूटेबल स्मॉल साइज़ के लिए ही है। ठीक है, सेंसस मेथड समझ आ गया। अब बताती है सैम्पल मेथड की। सैम्पल मेथड क्या है? सैम्पल मेथड में सिंपली हम ये करेंगे कि हम पूरी पॉपुलेशन में से थोड़ा सा सैंपल निकाल लेंगे, उस सैंपल की स्टडी करी, फिर हमने पूरा अपना जो रिज़ल्ट निकाला, कंक्लूजन निकाला, वो जनरलाइज़ कर दिया, सबके लिए बता दिया। जैसे कि अब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, तो क्या डॉक्टर आपकी पूरी बॉडी का ब्लड निकाल लेता है क्या? नहीं, तो वो क्या करता है, बस कुछ ड्रॉप्स लेता है, उस ब्लड को टेस्ट करता है, और उस ब्लड के टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है वो आपको बताता है कि अच्छा, आपका जो बॉडी में ब्लड है वो इस तरीक़ा का है, आपका हीमोग्लोबिन इतना है, आपका कोलेस्ट्रॉल इतना है, आपका ये सब चीज़ें, वो सारे रिजल्ट्स बताता है। तो क्या उसने पूरी बॉडी का ब्लड लिया था? नहीं, उसने कुछ ब्लड सैंपल लिया था। वो कहता है ना, ब्लड सैंपल लेना है हमको, तो ब्लड उसने सैंपल लिया, वो जो पूरा बॉडी में ब्लड था आपका, वो कहलाता है पॉपुलेशन। और जो उसने सैंपल लिया, मतलब थोड़ा सा ब्लड लिया, वो कहलाता है सैंपल। तो उसने सैंपल के बेसिस पर पूरी पॉपुलेशन का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, वही कहलाता है हमारा सैंपल मेथड। इसी तरह एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल समझ लो, जैसे कि मान लो आप कहीं लेने गए हो, आपके पापा मम्मी कुछ दाल सब्जियां लेने जाते होंगे, मान लो पूरा बोरी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, एक बोरी लेकर के आ रहे हैं, उसमें 10 किलो आता है। अब वो चावल लेने गए तो वो क्या 10 किलो चावल वहाँ दुकान पे जाके देखेंगे कि चावल के दाने कैसे हैं? 10 किलो चावल में से एक एक दाना नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे। वो बस कुछ मुट्ठी उठा के देखा, अच्छा हाँ, ये तो अच्छा चावल है, ठीक है, ये वाला पैक कर दो। ये होता है हमारा सैंपल मेथड। जो सैंपल मेथड सिंपली क्या होता है, इन विच द डेटा आर कलेक्टेड अबाउट द सैंपल। जो भी आपने सैंपल लिया है फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसके बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हो, सैंपल को स्टडी करते हो, ब्लड सैंपल या जो भी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए, फिर उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हो। ये कहलाता है सैंपल मेथड। यानी कि इसमें हमने क्या किया, हर
आइटम को स्टडी नहीं किया, हर चावल तो नहीं देखा, हर चावल का दाना, पर यहाँ पर हमने ये किया था, तो ये सेंसस मेथड है। ओके, अब बात आती है ये कहाँ सूटेबल है। ये सूटेबल था स्मॉल साइज़ में, क्योंकि इसमें हमको हर इंडिविजुअल की स्टडी करनी है, पर यहाँ हमको हर किसी की स्टडी तो नहीं करनी है। थोड़ा सा सामान देखा, सैम्पल देखा, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो यानी कि लार्ज साइज़ में भी चल जाएगा। तो ये सूटेबल कहाँ पर है, लार्ज साइज़ पॉपुलेशन में। यहाँ पर अगर आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, अब ठीक है, अब आप ये भी तो अज्यूम करते हो ना, जब आप चावल ले रहे हैं आपके वहाँ पर, तो आप वो उनको पता है कि थोड़े से चावल बेकार निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इतनी, चलो ठीक है एक आध दाना बेकार हो गया, तो वो उनको इतना ज़्यादा बढ़िया सामान नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही एकदम परफेक्ट हो, वो तो कहीं भी नहीं मिलता। तो उनको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी नहीं चाहिए होंगी, या फिर नो नीड ऑफ इंटेंसिव स्टडी। यहाँ पर हम इंटेंसिव एग्जामिनेशन करते हैं क्योंकि इंडिविजुअली हम सबकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर उसको स्टडी कर रहे हैं, पर यहाँ पर हर किसी की प्रॉपर स्टडी की ज़रूरत नहीं है। हमको, आपके पापा को हर चावल का दाना देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए वो ये मेथड प्रेफर कर रहे हैं। डिफरेंट आइटम्स आर सिमिलर टू ईच अदर, और यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं वो सिमिलर है, सारे चावल के दाने ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ऐसा तो नहीं ना ये कितना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा, ये कितना बड़ा होगा, एक काला होगा एक पीला होगा, नो, सारे आइटम्स सिमिलर है। पर यहाँ पर सारे आइटम्स क्या थे, वाइडली डाइवर्स थे, अलग अलग, और अलग अलग थे इसीलिए ही हमको उनको अलग अलग स्टडी करना था। पर यहाँ पर सारे सिमिलर हैं, तो हम कुछ सैम्पल निकाल लेंगे और उसको स्टडी करके रिज़ल्ट या कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे उसके बेसिस पर। ओके, अब बात आती है इसके मेरिट्स की। देखो, जो इसके डीमेरिट्स होंगे वो कुछ कुछ इसके मेरिट्स होंगे, ठीक है। जैसे ये कॉस्टली था, अब ये क्या है, इकोनॉमिकल है, मतलब इसमें टाइम कम लगता है, आपको पूरी बोरी का चावल नहीं गिनना है, एक एक दाना, कम टाइम में, कम एफर्ट्स, कम कॉस्ट, सब कुछ हो जाएगा। फिर आता है टाइम सेविंग, वही बात, ठीक है, टाइम सेविंग है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, लार्ज साइज पॉपुलेशन के लिए ये सूटेबल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एरर को। आपने फटाफट से देखा, अच्छा थोड़ा सा ये मेरे को ऐसा बेकार लग रहा है, चलो दूसरी बोरी दिखाओ, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एरर। मोर साइंटिफिक, जो हमारे स्टैटिस्टिशियंस हैं उन्होंने बोला है कि ये वाला जो मेथड होता है, सैम्पल मेथड, इट इज़ मेंट टू बी एज मोर साइंटिफिक, ये ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है इसमें, क्योंकि इकोनॉमिकल है और टाइम सेविंग है, ठीक है, तो इसमें हम इसको मानते हैं ज़्यादा साइंटिफिक। और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या है, जो भी स्टडी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट पर्पस। अब आपके पापा हैं, वो लेने गए बोरी पूरा, उन्होंने तो बस सैंपल उठा के देखा, उनके लिए कन्वीनियंट यही रहा कि बस उन्होंने एक मुट्ठी चावल उठा के देखे सही है या नहीं, तो उनके लिए कन्वीनियंट रहा। पर अगर वो पूरा बोरा आपका बैठ के गिनने लग जाते या देखने लग जाते कि चावल, तो वो उनके लिए इनकन्वीनियंट होता, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी यहाँ होती है। ये सारे मेरिट्स हो गए। अब डीमेरिट्स की बात आती है। पार्शियल, यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी आपको पार्शियलिटी देखने को मिल सकती है। पार्शियलिटी जैसे एज इन टर्म्स, मान लो अगर आप क्या कहते हैं, आपने सैंपल लिया इतना सा, हो सकता है वो थोड़ा सा उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, और प्रॉब्लम होने की वजह से आपके जो बाकी सारे वो हैं, मतलब बाकी जो पॉपुलेशन है उससे रिज़ल्ट मैच नहीं किया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो थोड़ा सा पार्शियल है। दूसरी चीज़ रॉन्ग कंक्लूजन। अब वही अगेन, आपने जो सैंपल लिया, आपने देखा, आपने ध्यान नहीं दिया इतना, या फिर आपने सोचा कि कोई बात नहीं यही सैंपल ले लेते हैं, और वो मान लो बाकी के चावल थोड़े और ख़राब थे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रॉन्ग कंक्लूजन भी ड्रॉ कर दोगे। तो ये पार्शियल भी है, और रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ करने के इसमें चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल आइटम की स्टडी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रॉन्ग कंक्लूजन के चांसेस इतने नहीं होते हैं। फिर आता है डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैम्पल। आप सैम्पल फ्रेम करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। अब देखो, इसको चावल वाले एग्जाम्पल से मत समझो, क्योंकि एक्चुअली तो सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ, पर एक्चुअली जब हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं तो हम चावलों की स्टडी नहीं करते हैं, हम हाई लेवल की स्टडी करते हैं, हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो क्या होता है, जब हम सैम्पल फ्रेम कर रहे हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें ना आपको प्रॉपर चीज़ें आनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आप ढंग से सैम्पल ही फ्रेम ना कर पाओ। तो अगर आप ढंग से सैम्पल ही फ्रेम नहीं कर पाओगे, सैम्पल कैसे फ्रेम करना है, सैम्पल फ्रेम करने के आपको शायद आगे वाला जो आपका टॉपिक है उसमें वो दे रखे होंगे, वो क्या बोलते हैं उनको, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की कैसे कैसे सैम्पल फ्रेम करना चाहिए, शायद इसमें भी है, ठीक है, तो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी। तो सैम्पल फ्रेम करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज।
सैंपल फ्रेम करने के अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, तो वो मेथड्स आने चाहिए किसी भी इंसान को कि आप कैसे सैंपल उठा रहे हो, ठीक। तो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी स्टडी और आपकी इन्वेस्टिगेशन सफ़र करेगी। अब पॉइंट आता है एसेंशियल्स ऑफ अ सैंपल। ये जो मैंने पॉइंट पढ़ाया था ना, डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी क्यों होती है? क्योंकि हो सकता है कई बार सैंपल के जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैच ना हो रहे हों, वो नहीं कैरी कर रहा हो सैंपल, ठीक है। क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये 4: रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंट, होमोजेनिटी और आपका एडिकेसी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंट, होमोजेनिटी और एडिकेसी। इसका मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? सिंपली वो जो सैंपल है ना, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सैंपल हम कहाँ से निकाल रहे हैं? पूरी पॉपुलेशन से ही तो निकाल रहे हैं ना, यूनिवर्स से। तो जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट तो कर रहा हो। जैसे कि मान लो क्या होता है कि लेट अस सपोज आपकी क्लास में, आप 11th क्लास में हो, तो आपके हर क्लास से ना 5-5 स्टूडेंट्स को बुलाया है प्रिंसिपल मैम ने किसी काम के लिए, कोई भी मीटिंग है या कुछ भी XYZ। तो वो देखना चाहती हैं कि इस क्लास के बच्चे कैसे हैं, ओके। अब आप जब एज अ सैम्पल, अब पूरे बच्चों को तो भेज नहीं रहे हो, आप सिर्फ 5 बच्चों को भेज रहे हो, यानी कि कुछ सैम्पल भेज रहे हो। वो 5 बच्चे आपकी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। अब वो अच्छे से रिप्रेजेंट तो करें। मान लो भेज दो आप बेकार, और वो जो मतलब बहुत शैतान बच्चे होते हैं उनको भेज दो, तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाएंगे क्या? सही नहीं। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से होंगे? सही जिस तरह की आपकी बाकी की क्लास है। ज़्यादातर मान लो बच्चे पढ़ाकू हैं, तो आपको वैसे ही सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा, तो यानी कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज़, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसका मतलब ये है, इंडिपेंडेंट मतलब कि सैंपल में जितने भी आपके आइटम्स हैं ना, वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, वो एक दूसरे से अलग हो। मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑब्वियसली सेम होंगी, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि डिफरेंट आइटम्स आर सिमिलर टू ईच अदर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी, पर वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। तीसरी चीज़ आती है कि होमोजेनिटी होनी चाहिए, यानी कि मान लो आपने एक पूरे पॉपुलेशन में से 2 सैंपल निकाल लिए, एक ये सैंपल है, एक ये सैंपल है। अब ये दोनों ही सैंपल भी होमोजेनियस हों। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो पूरे चावल का बोरा है, ठीक है, चावल की बोरी है, उसमें से आपने एक मुट्ठी ऐसे निकाला, एक मुट्ठी ऐसे निकाला, तो ऑब्वियसली वो दोनों होमोजेनियस होने चाहिए। नहीं तो ये वाला जो सैंपल है वो अलग रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सैंपल है वो अलग रिप्रेजेंट करेगा। तो आप किसको मानोगे? मान लो इस मुट्ठी में आपके आ गए अच्छे अच्छे चावल, इस मुट्ठी में आ गए आपके ख़राब ख़राब चावल। आप कौन से वाले को मानोगे कि ये जो पॉपुलेशन है, ये जो बोरी है, इसमें अच्छे चावल है असली में या ख़राब चावल है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, यानी कि होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर दोनों ही मुट्ठी में बढ़िया बढ़िया चावल आ रहे हैं तो यानी कि आपकी चावल की बोरी में अच्छे चावल हैं। दोनों ही मुट्ठी में बेकार बेकार चावल आ रहे हैं तो यानी कि चावल की बोरी में बेकार चावल है। तो इसका मतलब क्या है? होमोजेनिटी होनी चाहिए। कितने भी सैंपल्स निकालो वो होमोजीनियस होने चाहिए आपस में। लास्ट आता है एडिकेसी। जितना भी आप सैंपल निकाल रहे हो वो एडिकेट होना चाहिए कि वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे और आप उसके बेसिस पर एक फ्रूटफुल रिजल्ट ड्रॉ कर सको। जैसे कि मान लो है पूरा 10 किलो का बोरा, आपने निकाला सिर्फ एक चावल का दाना। अब एक चावल के दाने से क्या आप रिज़ल्ट या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि वो चावल की बोरी में कैसे चावल होंगे? नहीं, आपको कुछ ज़्यादा चावल तो निकालने ही पड़ेंगे ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या है? एडिकेट सैंपल लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारा आपका पॉपुलेशन है, अब थोड़ा सा आपने सैंपल ले लिया। एडिकेट सैंपल लेना है जिससे कि वो अच्छे से हम वो रिप्रेजेंट भी करें उसको पूरे अपने पॉपुलेशन को, और वो उसके बेसिस पर डेटा मतलब अपना अच्छे से स्टडी भी कर लें और वो एक फ्रूटफुल कंक्लूजन हमको ला के दे दे, राइट। तो ये सारे एसेंशियल्स हैं सैंपल के, और इसी के साथ आपका सेंसस मेथड पूरा और सैंपल मेथड पूरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपका जो सैम्पलिंग है, राइट। मैंने बताया ना सैंपल फ्रेम करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो सैम्पलिंग मेथड जो हम कहते हैं बेसिकली। तो सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होते हैं, कुछ 5-6 मेथड्स हैं, वो सारे ही हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।